हेलो फ्रेंड्स, मैं शोभित मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल यूनिक सॉल्यूशन में। चलिए, आज हम लोग पर्यावरण की श्रृंखला तो आरंभ भी कर चुके थे और आज उसी श्रृंखला को आगे जारी करते हुए आज हम लोग इसके बेसिक्स को समझ लेते हैं। और अगर आप इसके बेसिक्स को समझ लेंगे तो इन्वायरमेंट में आगे जो कुछ भी वीडियो आएंगे, अगर आप उनको देखेंगे तो उनको बेहतर समझ पाएंगे। तो चलिए, पहले वीडियो में आप आगे बढ़ने से पहले हमारे वीडियो को अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक करें, मित्रों को फॉरवर्ड करें और चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें। तो चलिए प्रारंभ करते हैं और समझते हैं पर्यावरण क्या है और मानव और पर्यावरण के बीच में क्या संबंध है। शब्द है पर्यावरण, जिसको एनवायरमेंट इंग्लिश में बोलते हैं। यह क्या है, बेसिक है। आप सभी जानते हैं कि पर्यावरण में अगर संधि विच्छेद कर दिया जाए तो परि प्लस आवरण, परि प्लस आवरण। परि का मतलब होता है चारों तरफ, या बोल दें चारों तरफ, और आवरण का मतलब है ढका हुआ। मतलब कि चारों तरफ से ढका हुआ जो है वह पर्यावरण है। तो यहां चारों तरफ से ढका हुआ मतलब क्या मतलब हो गया, कौन किसको ढके हुए है? तो समस्त जीवधारियों को और वनस्पतियों को, जो भौतिक तथा अजैविक कंपोनेंट जो भी घेरे हुए हैं, इसको बोला गया है पर्यावरण। समस्त जीवधारियों वनस्पतियों को सभी भौतिक या अजैविक जो कंपोनेंट या संगठक घेरे हुए हैं उसको बोलते हैं पर्यावरण। तो चलिए अब थोड़ा सा इसमें और क्लियरिटी लाते हैं। अगर आपको किसी भी परीक्षा में, और खास करके उसके मेंस एग्जाम में जहां पर आपको लिखना पड़ जाता है ऐसे वगैरह, तो वहां पर आप इसका प्रयोग कर सकते हैं पर्यावरण को बताने के लिए। पर्यावरण को भारत सरकार ने अपने जो मंत्रालय है, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, वहां पर उन्होंने स्पेशल रूप से जो है यह बताया है कि पर्यावरण क्या है। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, इसी अधिनियम को अम्ब्रेला एक्ट भी कहते हैं या हिंदी में उसे छाता विधान भी कहते हैं। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार पर्यावरण की परिभाषा दी गई है। तो भारत सरकार का मंत्रालय इस अधिनियम में क्या कहता है कि किसी भी जीव के चारों तरफ मौजूद भौतिक और जैविक दशाएं, यह सभी बातें आप अभी समझेंगे। आप वीडियो के अंत तक बने रहें, एक एक शब्द को मैं एक्सप्लेन करूंगा। किसी भी जीव के चारों तरफ मौजूद भौतिक और जैविक दशाएं और उनके बीच अंतःक्रिया पर्यावरण कहलाती है। उनके बीच अंतःक्रिया पर्यावरण या एनवायरनमेंट कहलाती है। यह पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार पर्यावरण की परिभाषा भारत सरकार के द्वारा दी गई है कि किसी भी जीव के चारों तरफ मौजूद भौतिक और जैविक दशाएं और उनके बीच अंतःक्रिया पर्यावरण कहलाती है। तो आप यह तो पहले समझ पाए कि पर्यावरण संधि विच्छेद, आप यह सब परिचित हैं। परि प्लस आवरण, चारों तरफ से ढका हुआ, सभी जीवधारियों को चारों तरफ से घेरे हुए, भौतिक तथा अजैविक जो कंपोनेंट हैं उनको, भौतिक को ही अजैविक बोला जाता है। तो भौतिक या अजैविक कंपोनेंट जो है उनसे मिलकर पर्यावरण का निर्माण होता है। और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 भारत सरकार के अनुसार किसी भी जीव के चारों तरफ मौजूद भौतिक और जैविक दशाएं और उनके बीच अंतःक्रिया पर्यावरण कहलाती है। तो या तो हम लोगों ने एक पर्यावरण के ऊपर से चर्चा कर ली, क्या पर्यावरण क्या है और इसका आधिकारिक परिभाषा क्या है। अब चलिए हम लोग अपनी इसकी समझ को बढ़ाते हैं और समझते हैं। पर्यावरण में जो, अगर आपसे कहा जाए पर्यावरण क्या है, मतलब कि सामान्य रूप से कहा जाए कि पर्यावरण क्या है, तो आप उत्तर देंगे। और उत्तर क्या देंगे, आप अनुमान लगाएंगे प्रकृति से। तो पर्यावरण से जो अनुमान हम लोग साधारणता लगा लेते हैं वह प्रकृति है। पर्यावरण से हम लोग जो साधारणता अनुमान लगा लेते हैं वह प्रकृति। प्रकृति का मतलब नेचर,
तो क्या पर्यावरण मात्र प्रकृति नेचर से ही हम लोग पर्यावरण की जो संकल्पना है वो पूर्ण हो जाती है? तो मात्र इतने से नहीं, पर्यावरण में आप बोले कि पर्यावरण एक वृहत संकल्पना है। यह जो संकल्पना है यह एक वृहत संकल्पना है, वृहत संकल्पना, बड़ी संकल्पना है, और इसीलिए पर्यावरण को एक अलग विषय के अंतर्गत पढ़ा जाता है। तो यह एक वृहत संकल्पना है। तो नेचर के बारे में तो हम लोग भूगोल में भी पढ़ते हैं, क्यों हमको एक अलग विषय बनाने की आवश्यकता पड़ी, अलग सब्जेक्ट सीखने की आवश्यकता पड़ी? तो क्या है कि पर्यावरण का मतलब साधारणता जो निकाला जाता है प्रकृति से, लेकिन इसके अंतर्गत और अन्य कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं? तो पर्यावरण से आप मुख्यतः 2-3 चीजों से अर्थ निकाल लें कि एक तो भौतिक या अजैविक संघटक, भौतिक या अजैविक संघटक। दूसरा आप अर्थ निकाल लें जैविक संघटक, भौतिक या अजैविक संघटक, जैविक संघटक, जैविक संघटक। और तीसरा आप अर्थ निकाल लें सांस्कृतिक संघटक भी हो सकते हैं, सांस्कृतिक संघटक भी हो सकते हैं। और आप कुछ और भी अर्थ निकालें तो आप कह सकेंगे कि ऊर्जा संघटक, ऊर्जा संघटक। यह सभी पर्यावरण के संघटक हैं, या बोल सकते हैं आप कंपोनेंट हैं। क्या हैं? संघटक को हम लोग क्या बोलते हैं? कंपोनेंट्स बोलते हैं। तो यह सभी पर्यावरण के संघटक हैं। तो जरा आप यह समझें कि इनमें कौन कौन से क्षेत्र आते हैं। भौतिक संघटक के अंतर्गत आपको क्या क्या देखने को मिल जाता है? भौतिक, और इसके नाम में आप समझें अजैविक। पर्यावरण में आप देखेंगे कि भौतिक या अजैविक संघटक जो हैं उसमें कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं मुख्यतः। जैसे कि आप बात करें स्थल मंडल, स्थल मंडल, जल मंडल, स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल। क्या मात्र यही 3 अजैविक संघटक हैं या भौतिक संघटक हैं? स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, यही 3 हो सकते हैं, और भी हो सकते हैं। खनिज, खनिज। तो यह जो संघटक हैं इनको आप बोल देते हैं कि भौतिक या अजैविक संघटक। अब अगर इनको और बांटना चाहें तो इसी स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल में आप देखते हैं पर्वत आते हैं, पर्वत आते हैं, पठार आते हैं, पर्वत, पठार, रेगिस्तान आता है। ठीक है, पर्वत, पठार, रेगिस्तान। इसके अलावा नदियां आती हैं, समुद्र आता है। देख रहे हैं, स्थल मंडल में भी विभाजन है, जल मंडल में भी नदियां, समुद्र का विभाजन है, महासागर हैं, झीलें हैं। ठीक है, तो वायुमंडल आप समझते हैं, वायुमंडल में अलग अलग परतें होती हैं, क्षोभ मंडल, संताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल। तो यह सभी जो संघटक हैं इन्हीं को बोला जा रहा है भौतिक तथा अजैविक संघटक। और इन सब चीजों को आप लिंक करिएगा, जो मैंने मिटाने से पहले उन सब चीजों को लिखा था उनसे लिंक करिएगा, समझ पाएंगे। जैविक संघटक, जैविक, अजैविक मतलब कि यह आप कह सकते हैं इनके अंदर जीवन तो है नहीं, लेकिन प्रकृति में मौजूद है, नेचर है यार। जैविक संघटक में कौन कौन सी चीजें आप देख सकते हैं? जैविक संघटक में आप बोल सकते हैं कि जो जैविक संघटक में हमारे आते हैं जीव जंतु, जीव जंतु आ रहे हैं, और कौन आ रहे हैं? पेड़ पौधे आ रहे हैं। जीव जंतु, पेड़ पौधे या जैविक संघटक है। और जो जीव जंतु हैं उसमें मानव को भी आप शामिल करें, क्योंकि मानव भी एक जीव ही है। ठीक है, यह जैविक संघटक है। सांस्कृतिक संघटक मतलब कि पर्यावरण जो है एक प्रकार का नहीं है, आप सांस्कृतिक पर्यावरण भी बोल सकते हैं। अब पर्यावरण जैसे कॉमन तौर पे बोल दिया जाता है कि जैसे बोल दिया जाए क्लास में पढ़ाई का पर्यावरण नहीं है, तो पढ़ाई का और यहां पर्यावरण से क्या संबंध है? संबंध है, संबंध है। हर वो चीज, पर्यावरण का मतलब क्या? चारों ओर से ढका हुआ। क्लास में अगर वो पढ़ रहा है बच्चा तो उसके चारों तरफ पढ़ाई का अगर माहौल नहीं है, तो इसीलिए तो बोला जा रहा है कि उसके चारों तरफ पढ़ाई का पर्यावरण नहीं है। ठीक है, उसके मित्रों के आसपास जो है अच्छे विचारों का पर्यावरण नहीं है। तो मतलब कि सांस्कृतिक पर्यावरण क्या हो गया? मानव जब निकल करके समाज में गया, और मानव ही नहीं हर जंतु,
अपना एक समाज बनाता है। चींटियों का अलग समाज है, हाथियों का अलग समाज है, शेरों का अलग समाज है, बाघों का अलग समाज है, उनकी अलग अलग प्रवृत्तियां हैं। आदिवासियों का अलग समाज है, उनके सांस्कृतिक संबंध अलग हैं, हमारे सांस्कृतिक संबंध अलग हैं। हर एक व्यक्ति, हर एक जीव जंतु, हर एक पेड़ पौधा, उनके उगने के प्रोसेस अलग हैं, उनके फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस अलग हैं। तो सांस्कृतिक संबंध हैं सभी के। और यहां तक कि जो है मतलब कि और जब सांस्कृतिक संबंध मानव में जो है, इसी सांस्कृतिक संबंध के आधार पे जो है अलग अलग धर्मों का विभाजन हो गया। तो आप देखेंगे सांस्कृतिक संबंध हैं, और इन्हीं सांस्कृतिक संबंधों के चलते भविष्य में आ जाके सामाजिक संबंध में बदल जाते हैं। तो सांस्कृतिक पर्यावरण, सामाजिक पर्यावरण, सांस्कृतिक पर्यावरण, सामाजिक पर्यावरण। इसीलिए मैं बोल रहा हूं पर्यावरण एक वृहद संकल्पना है, पर्यावरण एक बड़ी संकल्पना है। पर्यावरण का अगर सीधे अर्थों में आप जो समझ रहे हैं वह नेचर है, तो इसमें आप अगर उसकी संकल्पना को आप बढ़ाना चाहते हैं तो यह एक वृहद संकल्पना है। पर्यावरण एक वृहद संकल्पना है। उसके बाद में आप बात करें कि ऊर्जा संघटक क्या है। ऊर्जा संगठक मतलब कि पर्यावरण में केवल भौतिक या जैविक संगठक या जैविक संगठक या सांस्कृतिक संगठक ही थोड़ी ना है, ऊर्जा संगठक भी है। ऊर्जा है, पर्यावरण में ऊर्जा भी है। सूर्य की ऊर्जा है, जमीन के अंतर्गत निकलने वाली भूतापीय ऊर्जा है। तो अलग अलग ऊर्जाएं प्रकृति में विद्यमान है। प्रकाश ऊर्जा है, ताप ऊर्जा है, रासायनिक ऊर्जा है। तो अलग अलग ऊर्जाएं हैं, यह ऊर्जा संगठक है। कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। तो इस तरीके से आप समझ पाए कि पर्यावरण क्या है, पर्यावरण की परिभाषा आधिकारिक सोर्स से क्या है, और पर्यावरण के अलग अलग संगठक क्या है। तो चलिए अब आगे हम लोग एक नजर डाल लेते हैं कि आखिर पर्यावरण की संरचना और प्रकार क्या है। पर्यावरण की संरचना तथा प्रकार। तो जब अभी आप देख रहे थे कि पर्यावरण के जो कंपोनेंट हैं उसी के आधार पर उसकी संरचना और प्रकार के अंतर्गत आप देखेंगे कि जो प्रकृति है, प्रकृति में केवल जैविक तत्व ही मौजूद नहीं है, अजैविक तत्व भी मौजूद हैं। जैविक तत्व ही मौजूद नहीं है, अजैविक तत्व मौजूद हैं। तो उस आधार पर जो पर्यावरण है उसको आप मुख्यतः दो भागों में बांट लें। एक तो आप बोलेंगे भौतिक या अजैविक पर्यावरण। क्या बोलेंगे? भौतिक या अजैविक पर्यावरण। या पर्यावरण के प्रकार हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं, तो भौतिक या अजैविक पर्यावरण। ठीक है, तो इसको इंग्लिश में बोला जाता है फिजिकल एंड अबायोटिक एनवायरनमेंट। फिजिकल या अबायोटिक एनवायरनमेंट। उसके बाद में नंबर 2 पे आप बात कर लें कि जैविक पर्यावरण, भौतिक या अजैविक पर्यावरण, और नंबर 2 पे आप बात कर लें जैविक पर्यावरण। जैविक पर्यावरण को बोलते हैं हम लोग बायोटिक एनवायरनमेंट। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं। अच्छा, अब तो पर्यावरण, अगर मैंने वहां पे आपने कंपोनेंट्स को समझ लिया तो आप इनको तो समझ गए कि पर्यावरण के जो टाइप्स हैं, जो काइंड हैं, या पर्यावरण की जो संरचना है वह कितने प्रकार से हम लोग बांट सकते हैं। एक तो भौतिक या अजैविक पर्यावरण, फिजिकल एंड बायोटिक एनवायरनमेंट, और जैविक पर्यावरण, बायोटिक एनवायरनमेंट। अब मेरे ख्याल से यहां पर एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है कि अजैविक पर्यावरण क्या होता है और जैविक पर्यावरण क्या होता है। अजैविक पर्यावरण के अंतर्गत वही सब आ जाते हैं, स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल, खनिज वगैरह। उसके भी आगे प्रकार बढ़ते हैं। और जैविक पर्यावरण के अंतर्गत मानव, जीव जंतु, और जो हमारा मानव, जीव जंतु और पेड़ पौधे, यह सभी जैविक पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं जिनके अंदर जीवन है। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि आखिर पर्यावरण का अध्ययन करते समय पर्यावरण के किन क्षेत्रों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो अगर हम लोग बोल दें कि पर्यावरण के अध्ययन में प्रयुक्त जो यूज किए जाते हैं, कौन से विषय प्रयोग किए जाते हैं? प्रयुक्त विषय क्षेत्र। पर्यावरण के अध्ययन में कौन से विषय प्रयुक्त किए जाते हैं? तो जरा समझें। पहली बात जो पर्यावरण में हमको पढ़नी होगी वह हमको पढ़ना होगा इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम। इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम, हिंदी भी बोल रहा हूं साथ में, पारिस्थितिकी और पारिस्थितिकी तंत्र। पारिस्थितिकी और पारिस्थितिकी तंत्र। दूसरा
कंपोनेंट्स ऑफ बायोस्फीयर, कंपोनेंट्स ऑफ बायोस्फीयर मतलब कि बायोस्फीयर जीवमंडल, जीवमंडल के संघटक, जीवमंडल के संघटक। आगे देखें, एनवायरमेंटल हजार्डस, एनवायरमेंटल हजार्डस पर्यावरणीय प्रकोप, पर्यावरणीय प्रकोप। आगे देखें, एनवायरमेंट डिग्रेडेशन एंड पॉल्यूशन, जिसे आप एनवायरमेंट पॉल्यूशन कहते हैं। सारी विषय वस्तु कवर होगी पर्यावरण के इस श्रृंखला में अगर आप साथ में बने रहते हैं। एनवायरमेंट डिग्रेडेशन एंड पॉल्यूशन, इसको बोला जाएगा पर्यावरणीय अवनयन और प्रदूषण। और लास्ट में अगर हम लोग देख लें तो एनवायरमेंट मैनेजमेंट, पर्यावरणीय प्रबंधन। अब अगर आप देखें एक साथ में कौन कौन से विषय क्षेत्र आते हैं पर्यावरण के अध्ययन में, तो आप बोलेंगे कि इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम, कंपोनेंट्स ऑफ बायोस्फीयर, एनवायरमेंटल हजार्डस, एनवायरमेंट डिग्रेडेशन एंड पॉल्यूशन और एनवायरमेंट मैनेजमेंट। तो अगर आप इन क्षेत्रों को अपने दिमाग में एक सीक्वेंस में ध्यान रखेंगे तो पर्यावरण के जितने भी विषय वस्तु पढ़ेंगे हम लोग, वह इन क्षेत्रों से ही संबंधित होगी और इसीलिए इसको बोला जाता है पर्यावरण के अध्ययन में प्रयुक्त विषय क्षेत्र। ठीक है, और सारे क्षेत्र पर्यावरण के इन्हीं से संबंधित होंगे। तो इस प्रकार उम्मीद है आप पर्यावरण के अध्ययन में प्रयुक्त विषय क्षेत्र भी समझ गए। तो चलिए आज जो हम लोगों का जो मुख्य जो हम लोगों का था मानव तथा पर्यावरण के बीच में किस प्रकार के संबंध रहे, तो आप इन संबंधों को 4 प्रकार के भागों में बांट कर पढ़ लें। मानव तथा पर्यावरण के जो संबंध रहे इनको अभी तक के वर्तमान में आप 4 प्रकार तक के भागों में बांट कर पढ़ लें। सबसे पहले आखेट तथा मतलब कि वह समय जब मनुष्य जो है आखेटक अवस्था में था, पशुओं का शिकार करता था और जो अपना खाना पीना था वह संग्रहित करता था। आखेट तथा भोजन संग्रह काल, भोजन संग्रह काल, आखेट तथा भोजन संग्रह काल। एक एक को लिखता चलता हूं और एक एक को ही मैं आपको समझाता चलता हूं। आखेट तथा भोजन संग्रह काल, यह वह समय था पर्यावरण में, प्रकृति अपनी नेचुरल अवस्था में थी, प्रकृति में सारा जो अपना संतुलन था पूर्ण रूप से था, मानव धरती पे आया ही था, उसके पास इतना दिमाग नहीं था और यहां तक कि आप बोल सकते हैं कि उस शुरुआती अवस्था में वह 2 पैरों पर खड़ा भी नहीं था। और उस अवस्था में उसके पास एक काम था कि अपने उदर को भरने के लिए, अपने पेट को भरने के लिए वह या तो शिकार कर लेता था आखेट, और वरना पेड़ पौधों से जो फल हैं, कंदमूल फल हैं, उनको इकट्ठा करके उनको खाता था। तो यह जो समय था यह आखेट तथा भोजन संग्रह काल था। उस समय ना तो इतनी मानव बस्ती थी और ना ही मानव के पास इतना दिमाग था जो कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए। तो इस समय को बोला गया आखेट तथा भोजन संग्रह काल। और कहा जाए कि पर्यावरण में मानव ने कोई क्षति नहीं पहुंचाई, पर्यावरण में अपना योगदान ही दिया। जब उसने फल वगैरह खाए तो उनसे जो बीज थे उनको प्रकृति में फैलाया, उसके फलस्वरूप जो है कुछ पेड़ पौधे निकले। तो यह समय प्रकृति पूर्ण रूप से संतुलन में थी, किसी भी प्रकार का मानव का हस्तक्षेप प्रकृति में नहीं था, प्रकृति अपने पूर्ण संतुलन में थी। दूसरा आप बोले कि पशुपालन तथा पशुचारण काल, पशुपालन तथा पशुचारण काल। उसके बाद में मानव जो है वह 4 पैरों से 2 पैरों पर खड़ा हो पाया और उसके दिमाग में कुछ उसके वृद्धि हुई और धीमे धीमे वह कुछ हिंसक पशुओं में से कुछ ऐसे पशु जो हिंसक नहीं थे और जिनसे वह समझता था कि उनको वह पाल सकता है, मतलब कि पशुओं को अपने पास रखने के पहला जो ज्ञान हुआ यह समय वही था
तो कुछ पशुओं को वो पालने लगा, जिससे उसकी दो प्रकार की आवश्यकता की पूर्ति हो जाती थी। एक तो वह क्या करता था कि जो है उन पशुओं के जरिए जो है उसको खाद्य सामग्री भी उपलब्ध होती थी, और दूसरा उन पशुओं के जरिए जो है वह उसके जंगली जानवरों से रक्षा भी हो जाती थी। तो पशुपालन तथा पशुचारण काल, इसमें भी मानव के संख्या में वृद्धि नहीं हुई, लेकिन जो है आप कह सकते हैं कि मानव ने कुछ हल्का फुल्का हस्तक्षेप प्रकृति में चालू किया। पशुओं को खिलाने के लिए पेड़ पौधों को थोड़ा बहुत काटा, लेकिन वह तब भी इतना नहीं था। प्रकृति ने उसको भी डाइजेस्ट किया, और संतुलन में जो प्रगति की अवस्था जो आखेट तथा भोजन संग्रह काल में थी, यही अवस्था पशुपालन तथा पशुचारण काल में विद्यमान रही। उसके बाद में आप अगला चरण बोले तो आप बोले कृषि काल। क्या बोले? कृषि काल। यह वह समय था जब मनुष्य थोड़ा उसका दिमाग और विकसित हुआ। और आप एक बात और ध्यान रख लें कि पशुपालन तथा पशुचारण काल, इस समय जो है मानव एक जगह, ना तो मानव इस समय एक जगह पर रह रहा था, उसका ज्यादातर जो अधिवास होता था, रहने की जगह होती थी, या तो पेड़ों पर होती थी या गुफाओं में होती थी। इस समय पशुपालन तथा पशुचारण काल में भी उसके पास इतना दिमाग नहीं आया था कि वो एक जगह पर आकर बसने लगे या रहने लगे। लेकिन जब मानव का दिमाग बढ़ा, कृषि काल आया, और उसने जब देखा कि जो वो बीज फेंक देता है उससे पौधे निकल रहे हैं, और वो उन पौधों के जरिए अपना पेट भर सकता है, अपना खाना पूर्ण कर सकता है, तो उसने क्या किया, अब जब वो किसी जगह पर किसी जगह पर जो है उसने बीज बोए, वहां पर जब अन्न निकल रहा है, तो उसको कहीं और जाने की तो आवश्यकता है नहीं कि वो पशुओं के लिए इधर जा रहा है या दूसरी जगह जा रहा है अपना खाना ढूंढने के लिए। ऊपर से उतनी जगह की रक्षा भी करने के लिए जो है उसके अंतर्गत एक जो है भावना आई, क्यों ना हम इसी जगह पर रहें, और इस तरीके से उसका अधिवास चालू हुआ। वो उसके अंदर एक जगह पर रहने की प्रवृत्ति आई, और इस तरीके से सामाजिक समूहों का गठन हुआ, मानव से मानव के बीच संबंध विकसित हुए। अब क्या हुआ ना कि कृषि काल के बाद में ही मानव का जो एक सोचने का दायरा था वह बढ़ गया, और धीमे धीमे यह कृषि काल भविष्य में जाकर के जो है मानव ने क्या किया कि बहुत से जगहों पर जो पेड़ पौधे होते थे उनको काट करके वहां पर खेती करना, और उसके बाद में उस जगह को खुला छोड़ देना, जिसे झूमिंग कृषि कहते हैं, आपने पढ़ा होगा। उत्तर पूर्वी नॉर्थ ईस्ट क्षेत्रों में आज भी झूमिंग कृषि की जाती है। एक क्षेत्र पे पेड़ पौधों को, एक विशाल क्षेत्र पे पेड़ पौधों को काट करके वहां पे पेड़ पौधे उगाए जाते हैं, और फिर जब वह मृदा उपजाऊ विहीन हो जाती है, वह उपजाऊ नहीं रह जाती, तो उसको छोड़ करके दूसरे क्षेत्र में जाकर के पेड़ पौधों को काटते हैं और वहां पे कृषि करते हैं। इस प्रकार से मानव का प्रकृति में डायरेक्ट हस्तक्षेप, डायरेक्ट जो है कंट्रोल चालू हुआ, और इस प्रकार से यह वह समय था जब मानव प्रकृति की हस्तक्षेप की अवस्था में पहुंच गया। और इस तरीके से आप बोले, अच्छा एक और देख लें कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी काल। चौथा जो आप बोले कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी काल, साइंस और टेक्नोलॉजी का जो समय आया, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी काल। ठीक है, तो अच्छा आप एक बात और देखें, कृषि काल के साथ ही मैंने आपको बताया कि वहां पर जो है मानव के एक जगह पर रहने की प्रवृत्ति विकसित हुई। फलस्वरूप आपने देखा कि जो बड़ी बड़ी नदियां थी, नील नदी थी, भारत में सिंधु नदी थी, वहां पर नील नदी के पास में जो है आप जानते हैं वहां पे मिस्र की सभ्यता विकसित हुई, भारत में सिंधु घाटी सभ्यता विकसित हुई, और जो कि आपको इतिहास में पढ़ने को मिलता है। आगे देखते हैं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी काल, साइंस और टेक्नोलॉजी का क्षेत्र। अब धीमे धीमे मनुष्य का दिमाग इतना बढ़ गया कि उसने जो है क्या किया, अपने समाज, क्योंकि मनुष्य एकमात्र ऐसा प्राणी है जो अन्य प्राणियों से बेहतर है, उसका दिमाग इतना विकसित हुआ कि वह अन्य प्राणियों से ज्यादा सोच सकता था। तो उसने क्या किया, अपना जो हर जीव और हर पेड़ पौधे, उनका अलग अलग सबका सामाजिक स्थिरीकरण होता है, लेकिन जो मानव था उसका सामाजिक स्थिरीकरण, अपनी सामाजिक सुविधाएं बढ़ाने के लिए उसने रेल लाइनें बिछा दी, उसने पुलों का निर्माण कर दिया, उसने जो है बड़े बड़े शॉपिंग मॉल बना दिए। तो ये सब जगह आई कहां से? ये सब जगह प्रकृति के पेड़ पौधों को नष्ट करके, जंगली जीवों को मार करके उन क्षेत्रों पर मानव बस्तियां स्थापित की गई। विज्ञान और प्रौद्योगिकी का काल आया। विज्ञान ने प्रकृति के साथ में जो है एक कहा जाए कि विध्वंस, मानव ने इस काल में प्रकृति के साथ विध्वंसकर्ता का रूप ले लिया, प्रकृति को नष्ट करने पे लग गया। ठीक है, तो आप देखेंगे कि आखेट एवं भोजन संग्राहक काल
पशुपालन तथा पशुचारण काल और कृषि काल और विज्ञान और प्रौद्योगिकी काल, जिसमें मानव का रूप विध्वंसकर्ता बन गया। मानव जो है प्रकृति के विध्वंसकर्ता के रूप में सामने आया। और जब हमें पर्यावरण को लेकर के, या पर्यावरण आज कोई विषय नहीं था, आज इसको बचाने के लिए जब हमको इसको पढ़ना पड़ता है, तो इसीलिए पर्यावरण विषय का चयन किया गया। और पर्यावरण के बारे में, इसका उद्देश्य पर्यावरण का यही है कि लोगों के बीच में जागरूकता फैले, लोग जान पाए क्या था पर्यावरण, आज क्या हो रहा है। और अगर नहीं बचाया जाएगा तो मानव की आवश्यकताएं एक जगह पर रह जाएंगी और प्रकृति जो है अपने जब विकराल रूप पे पहुंच जाएगी तो संपूर्ण मानव जाति का नष्ट होना निश्चित है। और आपको याद होगा अभी 1 से 2 साल पहले जो है साउथ अफ्रीका में एक बहुत फेमस शहर है जो है, तो वहां पे जो है केप टाउन, तो वहां पे जो है केप टाउन आप जानते होंगे, बहुत फेमस है, विकसित, डेवलप्ड, लेकिन उनके पास में जो है जल की कमी पड़ गई, और वहां की सरकार ने सोचा, और वह समुद्र के क्षेत्र के पास में है, तो वहां पे जल की सप्लाई कुछ ना कुछ समुद्री वाटर को प्योर करके की जा रही होगी। तो आप सोचें मनुष्य क्या अच्छा लगेगा कि एक डेवलप्ड क्षेत्र के नागरिक पानी के लिए तरस जाएं। तो इसीलिए पर्यावरण को पढ़ने की आवश्यकता पड़ी। उम्मीद है आप इस वीडियो को समझ पाए होंगे और आपको पर्यावरण के लेकर कुछ ना कुछ समझ बन पाई होगी। तो आगे जो मानव पर्यावरण के संबंध है, अगले वीडियो में हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। वीडियो को अगर पसंद आता है तो आप लाइक शेयर करें, मित्रों को फॉरवर्ड करें और चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।